lecture of today's topic is cell division and cell cycle. सबसे पहले अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो लाइफ आपको पता है चल रही है, लाइफ कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जितने भी सेल हैं वो डिवाइड करते हैं और उनसे डॉटर सेल्स की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। मेनली टू टाइप्स ऑफ डिवीजन होती हैं हमारे पास, माइटोसिस और मायोसिस। जो माइटोसिस है वो बेसिकली सोमैटिक सेल्स में होती है, बॉडी सेल्स में होती है, जबकि मायोसिस जो है वो हमारे पास जर्म लाइन सेल्स में होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल की डिवीजन करवाती है। अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास आउट होता है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है और फाइनली न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। अब वो डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं सेल साइकिल की? तो सबसे पहली स्टेज जो है वो हमारे पास G1 फेज होती है, और जो G1 फेज है वो ग्रोथ फेज है, जिसमें सेल क्या करता है, वो ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है वो S फेज होती है, और S फेज जो है वो DNA रेप्लिकेशन फेज है, जिसमें DNA कॉपी होता है। देन हमारे पास G2 फेज है। जो G2 फेज है वो हमारे पास प्रिपरेशन फेज है, जिसमें सेल जो है प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। जबकि उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फेज है वो एम फेज है। एम फेज माइटोटिक फेज है, जो फर्दर जो है दो प्रोसेसेस में आगे डिवाइड हुई है, और वो दो प्रोसेस कौन कौन से हैं, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन होती है, और जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। जो हमारे पास फर्स्ट थ्री फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये इंटरफेज के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। ये प्रिपेयर करती हैं सेल को बिफोर माइटोसिस। के प्रोसेस को देखें तो माइटोसिस हमारे पास डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड करता है अपने ही न्यूक्लियस को और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सेम जेनेटिक मटेरियल जो उनके पेरेंट सेल के पास होता है, इसीलिए जो डॉटर सेल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट सेल्स। अब माइटोसिस की बेसिकली हमारे पास 5 मेजर स्टेजेस हैं। जो सबसे फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोफेज। प्रोफेज में अब हमारे पास क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो कम्प्लीटली विजिबल हो जाते हैं। कम्प्लीटली हमें पता चलता है उनको देख के कि उसमें क्या है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हुए हैं सेंट्रल पॉइंट पे, जिसे हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ इस फेज में हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि सेंट्रोसोम से स्टार्ट होती है। ये स्टेज हमारे पास बिगनिंग स्टेज है न्यूक्लियर डिवीजन की। सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस हमारे पास है प्रोमेटाफेज। अब प्रोमेटाफेज में हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बेसिकली जाकर अटैच हो जाते हैं कैनेटोकोर्स के साथ। कैनेटोकोर्स हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये अलाउ करते हैं क्रोमोसोम की मूवमेंट को टूवर्ड सेंटर ऑफ द सेल। जो थर्ड फेज है हमारे पास माइटोसिस की वो है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होने के बाद एक मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो स्पिंडल अपरेटस है वो कम्प्लीटली बन जाता है, कम्प्लीटली उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो अलाइनमेंट है ये हमें क्या दिखाती है, इस अलाइनमेंट से क्या पता चलता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगी इन डॉटर सेल्स। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेज है वो है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो बेसिकली सेपरेट आउट हो जाते हैं एक दूसरे से और डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है बेसिकली इस स्टेज में। अब ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं टुवर्ड ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। ठीक है, वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उन्हें पुल करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है कि ये वो स्टेप होता है जब ये ऑपोजिट पोल में की तरफ मूव कर जाते हैं, तो हर पोल जो है वो आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिसीव कर लेता है। जो लास्ट स्टेज है हमारे पास वो है टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अब टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रिफॉर्म हो जाता है, दोबारा से बन जाता है बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम के इर्द गिर्द। ठीक है, और उसमें जो न्यूक्लियोलस है वो दोबारा से अपीयर हो जाता है, और जो क्रोमोसोम है वो वापस से अनकॉइल होता है और बैक टू क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है।
जबकि जो साइटोकाइनेसिस है वो डिवाइड करती है साइटोप्लाज्म को, और उसमें हमारे पास क्या होता है कि उसमें भी हमारे पास दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस था किसका, माइटोसिस का। तो माइटोसिस की कितनी फेजेस थी, 5 फेजेस थी। प्रो फेज में क्रोमोसोम अपीयर होता है, जबकि जो प्रो मेटाफेज है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। देन हमारे पास मेटाफेज है जिसमें क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। एनाफेज में फाइनली क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाते हैं, जबकि टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में फाइनली हमारे जो टू आइडेंटिकल सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट प्रोसेस इज मायोसिस। के प्रोसेस को देखें तो मायोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड करता है और वो 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें हमारे पास होता ये है कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो बेसिकली हाफ हो जाता है। तो मायोसिस एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि बेसिकली जर्म सेल्स के अंदर हो रही होती है, और ये रिड्यूस कर देती है क्रोमोसोम के नंबर को बाय हाफ और गैमीट्स की फॉर्मेशन करा देती है। अगर हम देखें फर्स्ट मायोटिक डिवीजन को, मायोसिस 1 को, तो सबसे पहली फेज है इसकी इंटरफेज। इंटरफेज में हमारे पास क्या होता है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है मेयोसिस के प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, और जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट कर जाता है और डिवीजन के प्रोसेस के लिए प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद सब जो फेज है वो हमारे पास है प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है उसमें हमारे पास क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होंगे और विजिबल हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे, उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा होमोलोगस पेयर में, और जो स्पिंडल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द। उसके बाद हमारे पास मेटाफेज 1 है। मेटाफेज 1 में हमारे पास क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हैं वो लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटर ऑफ द सेल में लाइन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिकली सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स में मूव कर जाते हैं, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमेयर्स के साथ ही अटैच रहते हैं। उसके बाद जो टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा से रीफॉर्म हो जाता है क्रोमोसोम के इर्द गिर्द, और साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। देन हमारे पास है सेकेंड मायोटिक डिवीजन, मयोसिस 2। अब जो मयोसिस 2 है उसके जो है सबसे पहली फेज है प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में हमारे पास क्या होगा, जो प्रोफेज 2 है उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से कंडेंस कर जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होगा और नए स्पिंडल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो मेटाफेज 2 है उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन अप हो जाएंगे इक्वेटर पे। उसके बाद एनाफेज 2 में भी सेम, जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड करेगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे और सेम वही उसी तरह ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। जबकि जो टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस है उसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो रिफॉर्म होगा क्रोमैटिड्स के इर्द गिर्द, साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड करेगा और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। अगर हम देखें कि सिग्निफिकेंस क्या है मयोसिस की, तो जो मयोसिस का प्रोसेस है बेसिकली वो क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है हाफ पे। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या करता है कि जो जेनेटिक कंसिस्टेंसी होती है उसको मेंटेन रखता है। उसके साथ साथ ये हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराता है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के जरिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। साथ साथ ये एसेंशियल है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए। That's all for today's lecture. I hope you found this topic easy to understand. Do not forget to like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz. That's all for today's lecture. I hope you found this topic easy to understand. Do not forget to like and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.